हाय। तो शुरू करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अब हम बात करेंगे। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम पॉलिटी करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या हुआ कि दो तरीके के इसको बांटा गया। एक बांटा गया कंपनी रूल, ठीक है, और दूसरा हिस्से में बटा क्या, क्राउन रूल, ठीक है। अब कंपनी रूल कब से कब तक आया? कंपनी रूल आया तुम्हारा 1773 से कहाँ तक, 1858 तक, ठीक है। हम इसको 57 भी बोल सकते हैं वैसे तो, कंपनी रूल 57 लेके चलते हैं, ठीक है। जहां पर हम 1858 से 1947 तक हम यहाँ पर क्राउन रूल लेके चलेंगे। कभी कभी इन बुकों में 1857 की जगह 8 भी लिखा हो सकता है, सो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं आएगा। 57 1857 की क्रांति थी जहां पर लास्ट चला। वैसे तो 1858 हम इसको 1858 ही मानते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति में कंपनी का ही रूल चल रहा था। और तो 1857 की क्रांति पूरी हुई और 1858 के आने तक जब लॉर्ड मिंटो पार्क में अहमदाबाद में, जब लॉर्ड मिंटो ने मिंटो पार्क में जब अपना वो पढ़ा, चार्टर पढ़ा, तो वहां पर वो क्राउन रूल क्वीन एलिजाबेथ के अंतर्गत ये पूरा का पूरा रूल आ गया, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे, 1773 से बात करेंगे और 1947 तक। याद रखना इसका जो लेवल होगा, ये लेवल आप पीसीएस लेवल भी जान सकते हैं, पीसीएस लेवल और यूपीएससी लेवल तो मैं नहीं कहूँगा, बट यूपीएससी वालों के लिए रिवीजन हो सकता है, यूपीएससी वालों के लिए रिवीजन हो सकता है फैक्चुअल ओनली, ठीक है, रिवीजन जिसमें आप फैक्चुअल देखेंगे, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो जरूरी होगी, ठीक है। तो पीसीएस लेवल के लिए तो पूरा है, ठीक है, यूपीएससी के लिए फैक्चुअल रहेगा। और जितने भी एसएससी लेवल के कंपटीशन है, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, यूपीएसआई हो गया, और ये सारे के सारे जितने भी एग्जामिनेशन है, उन सारे एग्जामिनेशन में हम इन सारे के सारे इस पॉलिटी को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, मैंने कुछ वीडियोस भी ऑलरेडी डाली हैं, तो बड़ा मैं सोच रहा हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से करो, रेगुलर करते हैं, ठीक है। आओ बात करते हैं पहले। तो पहला एक्ट आता है, पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी वॉइस और क्या मेरा क्या वीडियो प्रॉपर आ रहा है। हाँ प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। वीडियो ऑन करी ना मैंने, हाँ की है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, इसके मैं तुम्हें नॉर्मल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं पहला स्टेप, ये कंपनी का पहला स्टेप था कि जिसमें हम भारत में अपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी देखो हुआ क्या, कंपनी तो रूल कर रही है, कंपनी रूल कर रही है बहुत पहले से, ठीक है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भेजा गया था क्राउन ने, सबसे पहले 1600 के आसपास हमारी जो आई थी, ठीक है। अभी एडवेंचर्स ऑफ यूरोपियंस भी बताएंगे, पर वो नहीं, तो रूल तो कर रही है। बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहला ऐसा एक्ट था जिस एक्ट पर कंपनी के रूल पर, यानी हम ब्रिटिशर्स ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी भी रूल किसका चल रहा है, कंपनी का ही रूल चल रहा है। बट अब क्या हो गया, जितने भी रूल्स आए हैं, गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वो सब कहाँ से हो रहा है, सेंटर से, बोले तो कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर, उनके अफेयर्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1773 का, ठीक है। अब हम कहते हैं कि पहली बार माना जाता है कि पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है किसी भी कंपनी के यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विश किए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, पहला पॉइंट मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बोलूंगा, बोलने में ध्यान रखना। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताओ कि पहला गवर्नर जनरल, चलो मैं ही बताता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था, कौन था, पहला कौन बनेगा, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले क्या बनेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे, ठीक है। आगे, ठीक है, बात करते हैं आगे। अभी क्या हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, देखो बंगाल मेन चल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है, बॉम्बे और मद्रास। तो अब ये दोनों की दोनों क्या होगी, ये सबऑर्डिनेट बन गई किसकी, कहाँ गया, बंगाल, यहाँ पर है, सॉरी, ये सबऑर्डिनेट किसकी बन गई, बंगाल की। तो दे बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ
इसकी बंगाल की। जब पहले पहले क्या थी, पहले तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज क्या थी, अलग अलग थी। अब ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज क्या हो गई हैं, इन मतलब दोनों की क्या बन गई, क्या बोलते हैं उसको, सबऑर्डिनेट बन चुकी है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं 1773 की बात है। यहीं पर ही अगर देखा जाए 1774 में सुप्रीम कोर्ट हुआ कहां पर, कलकत्ता में। कलकत्ता, कलकत्ता आज कोलकाता है, ठीक है? पहले कलकत्ता बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ पर एक जज यानी मेन जज हो गया और 3 स्मॉल जजेस हो गए। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो 3। ठीक है, ये बताता हूं मैं, एलिजा एम्फे, एलिजा एम्फे, आई थिंक यही नाम है इनका। ठीक है, और लॉरेंस। ठीक है, ये सारी की सारी तुम्हें यहाँ पर देखनी है। ये तीनों के तीनों नीचे कमेंट करके बताओ ये तीनों के तीनों कौन है। ठीक है, आज का ये टास्क होगा। हाँ, मैं रोज एक टास्क दिया करूँगा, जिस टास्क को तुम करोगे और नीचे कमेंट करके बताओगे कि क्या था कैसे था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब देखा गया कंपनीज को, देखा गया कि कंपनीज जो है जितना भी, अब कंपनीज को ना देखो मैं तुम्हें यहीं पर समझाता हूँ। पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, क्या प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड क्या प्रोहिबिट किया बताओ, इन्होंने प्रोहिबिट कर लिया क्या, प्रोहिबिट कर लिया ब्राइब्स। पहले तो ब्राइब, लोकल रूलर से ब्राइब, और एक सेल्फ ट्रेड भी था, यानी प्राइवेट ट्रेड भी था, प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड भी था। ठीक है, प्रोहिबिट किया क्या, ब्राइब्स और प्राइवेट ट्रेड। ऐसा क्यों, क्योंकि हुआ क्या, जब उन्होंने देखा कि बंदा जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, जितना भी ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा है, जितना भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो उसके हिसाब से बाकी जो वो अपना सेल्फ प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो ज़्यादा इनकम ले रहे हैं और वो ब्राइब्स ले रहे हैं। ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, ब्राइब्स को और प्राइवेट ट्रेड को। ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब आप सिर्फ कंपनी चला रही है अपने हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ। इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, व्हाट दे इंट्रोड्यूस, दे इंट्रोड्यूस, आई थिंक दे इंट्रोड्यूस कोड ऑफ डायरेक्टर, सी लिख लेते हैं, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कि वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स। इनके बारे में इनको कंट्रोल मिल गया कि आप इन चीज को देखोगे। रेवेन्यूज को देखने के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए और बाकी कंपनी का रूल ही चल रहा है इस तरीके से। एक बार और देखूंगा मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ पता नहीं, बट ये दिखना चाहिए। हाँ, मस्त दिख रहा है। नेक्स्ट लेके जाते हैं। ठीक है, अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में काफ़ी नहीं है, मतलब इतने काफ़ी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम ज़्यादा डिटेल में जाएँ उतना ज़रूरत नहीं है। पर जब मैं मॉक करवाऊंगा, सॉरी जब मैं PYQs करवाऊंगा तो PYQs में इनको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, बाकी जो बचा होगा। ठीक है, सेकेंड लेके चलते हैं। फिर 1773 के बाद, वैसे तो 20 साल के बाद आना चाहिए, बट यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, मतलब कुछ कमियां रह गई थी, उन कमी को पूरा करने के लिए ये लेकर आए एक अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट, ठीक है, स्पेलिंग को भी लिया जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आया 1784 का। 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। ठीक है, क्यों चेंज करी, सॉरी 1784 नहीं, सॉरी 1781 में आया। 1784 तो पिट्स था, 1784 को तो पिट्स है जहां तक मुझे पता है। हाँ, 1784 को पिट्स है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया, इसको बोला गया 1781 का। एग्जैक्टली। तो ये आया 1781 में। अब 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था, बहुत सारी चीज थी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास कौन है, गवर्नर जनरल। तो देखो हम एक लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऐसे देखिए ये मेरी सुप्रीम कोर्ट आ गई। ठीक है, अब समझना, तो सुप्रीम कोर्ट पहले हस्तक्षेप कर रही थी, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इस सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल जो है उसको इसके ज्यूरिसडिक्शन से ही हटा दिया। यानी अब गवर्नर जनरल का ज्यूरिसडिक्शन कौन करेगा, ब्रिटिशर्स ही करेंगे, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, और इस तरीके से सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी और ऑल्सो क्या, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, तो यहां से सर्वेंट्स के लिए भी, सर्वेंट्स
ठीक है, सर्वेंट्स को भी क्या कर दिया, एग्जैम्प्ट कर दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पर इनके ऑफिशियल काम को लेकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखो यहाँ पर ऑफिशियल काम को लेकर है, यानी जो इनके ऑफिशियल काम है, यानी अगर कोई नॉर्मल वैसे काम करते खून वून करते तो सुप्रीम कोर्ट तो हस्तक्षेप करेगी, वरना फिर उसका काम ही क्या हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी जो भी रेवेन्यू मैटर कोई भी चीज होगा, रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां से हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब जो भी रेवेन्यू का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से इसको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज मतलब अभी इनसे बोला गया कि आप जो करेंगे, किसी को भी लॉ करेंगे तो डिफेंडेंट्स के लॉ के हिसाब से, डिफेंडेंट्स लॉ के हिसाब से उनको करेंगे। जैसे कि हिंदू फॉर हिंदू लॉ, मुस्लिम फॉर मोहम्मदन लॉ। ठीक है, तो उस हिसाब से इनको क्या करेंगे, सजा देंगे। तो जो भी सजा दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू देयर लॉ होगी, कोई भी इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है और एक चीज और। अब होता क्या था कि प्रोविंशियल कोर्ट जो होती थी, प्रोविंशियल कोर्ट प्रांतीय जो होती थी, प्रोविंशियल कोर्ट जो होती थी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, अब आप क्या करेंगे, यू विल डायरेक्टली कहां पे जाएंगे, अब आप जाएंगे सीधे गवर्नर जनरल के पास। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे गवर्नर जनरल के पास अपने रेगुलेशंस भी वो बना सकता है, एंड यू विल नॉट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, विल गो टू द गवर्नर जनरल, एंड गवर्नर जनरल ही क्या करेगा, इनके लिए लॉज बनाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्ट आता है, मैं उसको रफ करूंगा, मुझे रफ करने के लिए आई हैव अ ग्लव्स राइट। चलो पानी लगा करना पड़ेगा मेरे को, हाँ बहुत टाइम हो गया साफ ना करे हुए इसको ऐसे। ठीक है, करते हैं, ठीक है, इसे बात करते हैं आगे। स्किप कर सकते हो तुम यहाँ पर, 2 मिनट का स्किप कर लो या 2 मिनट का रिवाइज कर लो। ठीक है, पीछे वाले स्किप पे जाके रोक के रिवाइज कर लो। ठीक है, अभी कोड ऑफ डायरेक्टर चल रहे हैं घर पे, चलो भाई कोड ऑफ डायरेक्टर तुम ही चलो। ठीक है, बहुत ही गंदा लगा है, कोई बात नहीं। हाँ, क्या था, कौन सा एक्ट आएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। तो अब आते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आता है, चलो देखते हैं। अभी क्या हुआ, अभी तक कंपनी रूल कर रही है, कंपनी रूल कर रही है तो उसको कोई भी, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए हुए हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है, रेवेन्यू देखना, मिलिट्री अफेयर देखना, ये सारी की सारी चीजें देखना। ठीक है, बट अभी भी कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। तो यहां पर पहली बार क्या हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल। तो अब क्या हुआ, कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल के बारे में बात क्या हो गया, डिस्टिंग्विश हो चुका है, उनके फंक्शंस को इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डिस्टिंग्विश कर दिया गया। तो अब कमर्शियल काम किसको दिया गया, कमर्शियल किसको देंगे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये दिया जाएगा कोड ऑफ डायरेक्टर्स। कोड ऑफ डायरेक्टर्स से बोला जाएगा कि सर आप क्या करो, कमर्शियल समझा लो। और फिर पॉलिटिकल के लिए आएंगे, पॉलिटिकल के लिए एक नई समिति गठन होगी जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। खत्म हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गई, जहां पर कमर्शियल के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर ही चलेगी। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसका, डबल गवर्नमेंट का। मेरे सर आने की वजह से नहीं ये जूम आउट या फिर ब्लर तो नहीं हो जा रहा, पता नहीं हो रहा होगा तो हो रहा होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। अब क्या होगा,
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल पावर आ गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कौन सी पावर आ गई, कमर्शियल पावर आ गई। कमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम सारे के सारे मिलिट्री और सिविल और रेवेन्यूज को देखना है, ठीक है। तो ये आ गए इसके पास मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू, जो पहले किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है वहां पर, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गए, एम्पावर्स मिल गया। तो यहां से हम दो रीजन है, पहला देखो मेन चीज क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहला क्या है इसका, पहला का मतलब, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कि इस एक्ट में कंपनी की टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी की टेरिटरीज वर नोन एज ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है। पहली बार यहां से इस वाले एक्ट से बोली गई, ठीक है, ओके। और सेकंड क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ही सुप्रीम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसी को सुप्रीम पावर, सुप्रीम कंट्रोल मिला। कैसे पता चला तुम्हें, देखो कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर अब मिलिट्री फेयर, सिविल, क्योंकि उसने क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डाल दिया, डबल गवर्नमेंट डाल दी, पूरा का पूरा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में दो कारण के लिए जाना गया है। इससे दो काम हुए, पहला कंपनी की जो जितनी भी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश पोजीशन बोला गया, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो थी उनके पास अब सुप्रीम कंट्रोल आ गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1784 के बाद अगला एक्ट आना था बहुत दिनों बाद, बट 1786 में एक छोटा सा एक्ट आया, क्योंकि अब 1786 का एक्ट आया जिसको हमने कुछ नहीं, नॉर्मल 1786 का एक्ट बोला, ये कोई नहीं, छोटा सा एक्ट है, ठीक है। इस छोटे से एक्ट में क्या हुआ, इस छोटे से एक्ट में बस इतना सा काम हुआ कि इसको मुझे वहां लिखना चाहिए क्योंकि अगला एक्ट बहुत बड़ा है, अगला चार्टर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे चार्टर के लिए पूरा बैठा था क्योंकि चार्टर में चाहता हूँ कि चारों के चारों चार्टर को मैं ऐसे क्रॉस करके लिखूँ, ठीक है। मुझे बनाना ही पड़ेगा, मुझे पानी लाना पड़ेगा, थोड़ा सा भिगा के इसको मिटाना पड़ेगा, ओ मैन इतना कुछ देखना पड़ता है क्या, ठीक है। वुलन क्लॉथ से इसको साफ करना चाहिए मुझे। देखो 1786 के एक्ट में क्या होता है समझो, 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल बनाया जाता है। गवर्नर जनरल कहाँ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ना, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला था, ठीक है। तो 1786 के एक्ट में यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाए गए, दूसरे गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस लिख दूं क्या पूरा, लॉर्ड, अरे कमर टूट गई रे भैया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। बट लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो डिमांड थी। पहली डिमांड ये थी कि भैया हमारी दुई डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि वो चाहते थे, ठीक है, कि वो काउंसिल, जो भी तुम्हारी काउंसिल है उस पर पावर चाहिए, यानी पावर ओवर काउंसिल। मुझे पावर चाहिए काउंसिल के ऊपर। और सेकंड थी उन्हें बनना था कमांडर इन चीफ। आज कमांडर इन चीफ कौन होता है बताओ, प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कमांडर इन चीफ की, ठीक है। माना जाता है कि, मतलब मैंने सुना है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनसे बोला गया था, वो आर्मी में, एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ एपीजे अब्दुल कलाम ही थे सर, वही थे। तो उनसे बोला गया कि सर आप पहले क्या बना, मैं आर्मी में कुछ बनना चाहता था, मैं प्लेन उड़ाना चाहता था, बट मैं फेल हो गया। आर्मी में थे, नेवी में, एयरफोर्स में था सर, हाँ एयरफोर्स में तो प्लेन उड़ाएगा। तो उनसे बोला गया कि ऐसा होगा करके, बट प्रॉब्लम क्या हुई, वो फेल हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि देखो आज मैं तीनों का चीफ हूँ, कुछ ऐसे ही था क्या, हाँ प्रेसिडेंट होता ना, हाँ एग्जैक्टली। तो इस तरीके से कुछ हुआ था, ठीक है। कोई तो था बट मुझे जितना याद है, छोटी सी कहानी, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो चीज मांगी। पहली चीज मांगी कि मुझे चाहिए पावर ओवर काउंसिल, और दूसरी मुझे चाहिए कमांडर इन चीफ की पावर चाहिए, अगर मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ। तो हमने कहा ठीक है बन जाओ। अब आता है 1793 का एक्ट, छठा एक्ट। तो हमारे पास टोटल 4 एक्ट आएंगे। वुलन क्लॉथ में मेरे पास पड़ा हुआ है, ये काम आएगा क्या, ये कैसा रहेगा, मास्क, ओ मास्क अच्छा साफ कर रहा है, क्या बात है, ऐसे कैसे,
फिर भी थोड़ा थोड़ा तो रह जा रहा है, बट ठीक है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताना, आई चेंज माई वॉइस, आई ब्रेक अ माइक, ठीक है। मेरे पास माइक भी है बट आई हैव नॉट कनेक्टेड इट बिकॉज आई थिंक द वॉइस इज परफेक्ट। यस, द वॉइस इज परफेक्ट, द वॉइस इज परफेक्ट, राइट? यस, द वॉइस इज परफेक्ट। नाउ विल टॉक अबाउट द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे 1858 का, हमारी 457 की क्रांति हो जाएगी। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि 1858-57 की क्रांति में मंगल पांडे जी का क्या हाथ था, उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या हुआ, बट ये जब हम पढ़ेंगे तो हम ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ पॉलिटियन पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक खत्म करूँगा किसी भी हालत पे, ठीक है। इन 1 मंथ आई विल कंप्लीट इट, डोंट वरी, आई एम सो फास्ट, ठीक है। मेरा मूड करेगा किसी दिन 3-3 घंटे पढ़ा दूंगा ठीक है। तो चार्टर एक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट जो आया, चार्टर एक्ट 4 आया, ठीक है। पहले आया 1793 में, ठीक है। दूसरा चार्टर एक्ट आएगा, बता दूंगा, 20 साल बाद आता है, ठीक है। 1793 से 1803, 1833 और 1793, 1813, 1833 और 1853, 4 मान जाएगा, ठीक है। जिसको हिंदी नहीं आती तो प्लीज डोंट माइंड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट, चलिए शुरू करते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर क्या हुआ कि अभी क्या हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर मिल चुकी है 1786 के एक्ट से कि अब वो कमांडर इन चीफ होंगे। तो क्या लगता है कमांडर इन चीफ से कोई रहेंगे? नहीं। अब कमांडर इन चीफ जितने भी गवर्नर जनरल आगे आएंगे, देखो अब मैं उनका नाम गवर्नर जनरल ले रहा हूँ, ठीक है। जितने भी गवर्नर जनरल आगे आएंगे उन सभी गवर्नर जनरल को अब बना दिया जाएगा कमांडर इन चीफ। बट कमांडर इन चीफ को काउंसिल में तब तक ज्वाइन नहीं माना जाएगा जब तक उनको बोला ना जाए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि कमांडर इन चीफ काउंसिल के मेंबर होंगे? नहीं, जब तक बोला ना जाए और जब तक वो इंक्लूड ना करे काउंसिल खुद, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अभी क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर और पावर मिल गई कि आप सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी है, मद्रास और बॉम्बे पर आप पावर मिल चुकी है, यानी अब वो उस पर भी रूल कर सकता है। अभी तक वो दोनों प्रेसिडेंसीज वो थी, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि लेजिस्लेटिव पावर भी उन्हीं के पास थी, बट अब इसके पास पावर आ गई है, किसके पास? गवर्नर जनरल के पास आ गई, ठीक है। ट्रेड मोनोपोलीज जो थी कंपनीज की, ट्रेड मोनोपोली, देखो पहले चार्टर एक्ट में ध्यान रखना, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चार्टर एक्ट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले चार्टर एक्ट में, सॉरी यार, हाँ कल हो गया, ट्रेड मोनोपोली जो थी, मोनोपोली जो थी एक्सटेंड कर दी गई 20 साल के लिए। अब व्हाट डू मीन बाय ट्रेड मोनोपोली? इसका मतलब ये कि आप सिर्फ आप ही आप, कोई और नहीं आ सकता। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ब्रिटेन में इधर उधर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, यानी ब्रिटेन जो बीच में जगह थी वहां पर भी वो नहीं कर पा रहा था कहीं नहीं कर पा रहा था। तो उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण अब कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ चुका है, मतलब वहाँ ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज अभी तो मोनोपोली है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट करेंगी और आगे जाके इनके ट्रेड मोनोपोलीज को हटा दिया जाएगा। बट अभी के चार्टर एक्ट 1793 में इनके ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अभी बोला कि मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी यहां पर इस एक्ट से बोला गया कि जो मेंबर्स होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी जो सैलरी होगी वो कहां से जाएगी? इंडियन रेवेन्यू से जाएगी, भारतीय राजस्व से इनकी सैलरीज को क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। बस इतना था। चार्टर एक्ट में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी ट्रेड मोनोपोलीज को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कमांडर इन चीफ की पोस्ट आ गई है, ये सारी की सारी पोस्ट आई है और ये सारी की सारी पोस्ट आएंगी। हे भगवान, वीडियो इज फ्लैट, ओ हम मुझे अपना बना, ठीक है। तो यानी वीडियो मेरी ब्लॉक कर दी गई है, धन्यवाद। तो क्या दादी तुम भी यार ऐसा क्यों करते हो? गिव मी अ सेकंड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे बीच में से नहीं जाना चाहिए,
बट जैसे सेकेंड स्किप कर लेना, ठीक है, 2 सेकंड आगे स्किप कर लेना, मैं बस इसको लगा दूं उसमें। ठीक है, चलो बाद में करूँगा, ठीक है ओके, दैट्स इट, ठीक है। कब से मैं दर फिर रहा। चार्टर एक्ट लेके चलते हैं अगला। चार्टर एक्ट कौन सा? ये आएगा 1803 का, नहीं 1813 का। 3 क्यों कर रहा हूँ मैं, 10 थोड़ा बढ़ाना है, 1813। अब 1813 का चार्टर एक्ट, ओके, मालूम खत्म हो गया, मेक इट साइड लेके आना है, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो ध्यान से समझना, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था समझाता हूँ। पहला क्या था, इसमें ट्रेड मोनोपोली वाज अबॉलिश्ड, हटा दी गई। यानी अब जितनी भी ट्रेड मोनोपोलीज हैं वो नहीं रहेंगी, ठीक है। अगर ट्रेड मोनोपोलीज अब नहीं रहेंगी तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अब जो जितना भी इंडिया जो है वो ओपन हो चुका है सारे के सारे ब्रिटिशर्स के लिए, ये सबके लिए खुल चुका है, ठीक है। तो बट क्या था, अब इतने सालों से ट्रेड कर रहे थे तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो इनसे बोला गया आप ट्रेड विद चाइना कर लो, चाइना और टी का ट्रेड, इन 2 ट्रेड को आपको अभी भी मोनोपोली दी जाती है, बट आपकी ट्रेड मोनोपोली बाकी चीज से हटा दी जाती है, ठीक है। यानी अब क्या हो गया है कि यहां से ट्रेड मोनोपोली अगर हट चुकी है, इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा क्या आ चुका है, यहां पर कंट्रोल आ चुका है, ठीक है। कह सकते हैं कि ब्रिटिश का पोजीशन आ चुका है। अब कंपनी का पोजीशन रहा ही नहीं, ट्रेड मोनोपोली हट गई, ट्रेड ही तो कर रही थी वो, तो अब क्या हुआ, पूरा का पूरा पोजीशन आ गया, पोजेशन आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी जो हुआ करती थी, जिनको पढ़ने मतलब भेजे ना, अपना दूत को भेजा कि जाओ प्रचार करो, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडिया आने दिया, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो पीपल को इनलाइट करें। यहाँ के लोग गधे हैं, इनको कुछ नहीं आता, तो उन्हें इनलाइट करो। उन्हें ये नहीं पता कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है, ठीक है, बट नहीं, फिर भी इनलाइट करो आओ, ठीक है। वो चाहते थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करें, स्प्रेड करें ब्रिटिश टेरिटरीज में। और अभी क्या है कि लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि आप क्या कर सको, टैक्स लगा सको और पनिश भी कर सकते हो किसी इंसान को टैक्स ना देने पर, ठीक है। ये कुछ बातें मैंने बताई, अब मैं कुछ बातें अपनी ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर तुमसे बोले कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने भारत के दरवाजे समस्त ब्रिटिशरों के लिए खोल दिए गए, तो वो एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट 1813 का, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 का, ठीक है। तुझको मैं दर फिर रहा मुसाफिर तुझको, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाएगा कि क्या डोमिनेंस जो था किसका डोमिनेंस, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईआईसी का, कंपनी का। तो क्या वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया क्या? हाँ, 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया, लो भाई इंक्रीज कर दो। बट 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली बढ़ाया है, ट्रेड विद चाइना और टी तो रखा है, बाकी तो हट गया ना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब ठीक है, क्या था, सारे ब्रिटिश के लिए खोल दिया। और कब आई क्रिश्चियन मिशनरीज, तो मैं बताता हूँ 1813 में। हो 1813 का चार्टर एक्ट है, ठीक है। और कहते हैं कि 1 लाख पर एनम जो था
वो सैंक्शन किया गया कि इंडिया के डेवलपमेंट को आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आता है एक सबसे खतरनाक एक्ट, जिस एक्ट ने काफी बवाल मचाया। क्या बवाल मचाया दिखाता हूं। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 का, चार्टर एक्ट 1833 का एक्ट आया है। यहां पर टोटली अबॉलिश, चल भाई अब कुछ नहीं, अब क्या कुछ भी नहीं है, अब यू आर टोटली। इसको हम एक और एक्ट के नाम से जानते हैं, देखो पेपर में आया हुआ है, हेलेना एक्ट। इसको हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं, इसको पेपर में आया हुआ है तो देख लेना, मैंने सारे के सारे पेपर से भी लिखे हुए हैं, कौन सी चीज कहाँ आई हुई है, इधर उधर आई हुई है, देख लो ध्यान से। फाइनली कमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी थी, ध्यान से रखना, टोटली अवैध, क्या सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज, ध्यान रखना कमर्शियल एक्टिविटीज है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। और वो जो कुछ लोग हैं ना कि 6 बोर्ड ऑफ मेंबर थे, ये थे, वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। जो काम की चीज है वो समझो, ठीक है, मतलब जो भी है, मैं किसी को नहीं कहूँगा। अब सुनो, हुआ क्या कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज के अलावा सारी की सारी चीजें क्या करती गई हैं, यहाँ से हटा दी गई। अब नया डेजिग्नेशन आता है, लो भाई, जब टोटल अबॉलिश कर दिया, जब टोटली इसको अबॉलिश कर दिया, तो अब पूरा का पूरा गवर्नर का हो गया, तो क्या वो गवर्नर जनरल रहेगा? नहीं, तो वो रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम, इसको हटा के उन्होंने बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लीजिए, ही बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या आप बता सकते हैं who was the first governor general of India? The answer is Lord नहीं लगा रहा मैं, विलियम बेंटिक। कहीं और भी लिख दिया मैं, लॉर्ड कैनिंग लिखा, क्या कैनिंग बोलूंगा उसको मैं, विलियम बेंटिक, ऐसे लिखता हूँ बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक will became the first governor general of India। यानी अभी क्या हुआ, देखो मैंने तुमको बताया, अभी तक बंगाल जो था उसकी जो उसके सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थी वो कौन थी? बॉम्बे और मद्रास, एग्जैक्टली। बट इस 1833 में यानी उन जो प्रेसिडेंसी थी उनके पास उनकी लेजिस्लेटिव पावर थी। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? उसको बोलते हैं कार्यपालिका नहीं, विधायकी शक्ति, ठीक है। मतलब जिसमें वो अपने विधान बना सकती है, जिसमें वो अपनी रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो उनके पास अभी तक थी, कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ, बट यहां पर उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स हटा दी गई। ऑफ किसकी? बॉम्बे और मद्रास, सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर हटा दी गई, ठीक है। तो अब किसको मिल गई? पूरे ब्रिटिश इंडिया की पावर किसको मिल गई? किसको मिल गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ऑल्दो ही इज इन बंगाल, बट या अब बोला गया कि जितने भी एक्ट थे, जितने भी एक्ट को मैं पे लिखूंगा, जितने भी एक्ट 1833 से पहले के थे उन सबको बोला जाएगा रेगुलेशंस, और अब जो आएंगे वो एक्ट कहलाएंगे। तो तभी रेगुलेटिंग एक्ट है, सारे रेगुलेटिंग बोलेंगे, अब आगे वाले बोलेंगे एक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज उन्होंने इस तरीके से बोली, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज कमर्शियल बॉडी की तरफ हटा दिया, अब वो प्योरली क्या बन चुकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन चुकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी विल बिकम कौन सी बॉडी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कौन सी बॉडी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, ठीक है। और बात करें, इसका मतलब सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं सब कुछ किसके पावर में आ गई है? मैजेस्टी की पावर आ गई। कौन मैजेस्टी? ब्रिटेन, ठीक है, यहां पर हो चुकी है, ठीक है। अभी यहां पर पहली बार भारत में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हुआ है इंडियन काउंसिल में। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में नो माय बैड, अभी लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है। यहाँ क्यों हो सकता है लोकल रिप्रेजेंटेशन? अभी तो नहीं होगा ना, हाँ ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दे पूरा का पूरा, ठीक है। अभी इन्होंने चाहा कि वो सिलेक्शन करे सिविल सर्वेंट्स का भी, बट एक्चुअली फिर वो डिनाई कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने काउंसिल हो गया और गवर्नर हो गया, तो इन सब ने क्या कर दिया? हल्ला कर दिया, नहीं होगा। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। दे वर थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग व्हाट? सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। अगर थिंकिंग आएगा तो एक साल पहले 1833 में लगा देना। सबसे खतरनाक एक्ट अभी तक का जो सबसे खतरनाक एक्ट है वो इनका ये एक्ट है, जो कि हमारा आज का लास्ट
एक्ट रहेगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट हमारा लास्ट एक्ट रहेगा। क्या करता है ये 1853 का चार्टर एक्ट, देखते हैं। ये 1853 का चार्टर एक्ट क्या करता है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने 1833 का चार्टर बनाया। चलो मैं कुछ थोड़ा नोट्स में देखता हूँ, क्या कुछ मिल जाए मुझे। ओके, 1833 के चार्टर एक्ट में एक नई चीज और ऐड करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफिसर को अटेन वो किया गया, लॉ ऑफिसर। तो लॉर्ड सॉरी मकाले जो था, मकाले मकाल लॉर्ड लॉ ऑफिसर को नियुक्त किया गया, ठीक है। और वो कौन था, मैकेले। मैकेले की स्पेलिंग नहीं आती भाई मुझे, ठीक है। लॉ ऑफिसर दिया गया ताकि वो मेंबर ऑफ काउंसिल जो है ऑफ गवर्नर जनरल को उसको असिस्ट कर सके, ठीक है। ये परमानेंट नहीं था, तो टोटल पहले 4 थे काउंसिल में, एक और ऐड हो गया, टोटल 5 हो गए। अब ये चीजें तो नहीं आएंगी, ऐसी बात है। और पहली बार अधिकारों की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारी 1835 में इंग्लिश जो थी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इंडिया की। तो 1835, आई होप यहाँ तक दिख रहा हो, 1835 में इंग्लिश हैज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। टुडे इज आल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश, स्टिल इज इन इंग्लिश, ठीक है। There were lot of reforms which was done by here Bentinck and he was very well known and बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। मतलब बहुत गंदे काम भी किए पर बहुत अच्छे काम किए। स्लेवरी को हटाया, प्रोहिबिशन किया स्लेवरी का, ये हटा दिया। विलियम बेंटिक के काम भी है। जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन सब के बारे में इनकी अच्छी बातें देखेंगे, ठीक है। हाँ, आज थोड़ा सा गंदी बातें देख लेते हैं, चलता है, ठीक है। और एक चीज और बता रहा मैं, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ 1843 में। 1843 में स्लेवरी जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया कि अब से जो स्लेवरी क्या कहते हैं, दास प्रथा जो होगी वो हटा दी जाएगी। तो दास प्रथा वाज अबॉलिश, ठीक है, विद बाय द एक्ट ऑफ 1843, ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। वी वर टॉकिंग अबाउट 1853 का चार्टर एक्ट। व्हाई 1853 का चार्टर एक्ट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। देखो पहली बात, अभी क्या है कि यहाँ पर दोनों चीज सेपरेट कर दी गई है। काउंसिल जो काउंसिल है ना, काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों थी, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो डिफरेंट मतलब सेम काम कर रहे थे। उनके पास सिविल राइट और मिलिट्री आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया था, ठीक है, और बाकी सब उनके पास थे। बट अब इनके पास, ध्यान रखना, अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो अलग अलग हो चुके हैं। यानी ये दोनों की दोनों पहली बार क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। पूरा का पूरा जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो सेपरेट काम करेगी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, पहली बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को जोड़ा जाता है, 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड। 6 मेंबर्स को जोड़ा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के नाम पे। यानी अब एक गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो चुकी है, एग्जैक्टली, ठीक है, जिसको हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये काम करेगी एज अ मिनी पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट की जो मिनी पार्लियामेंट है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एक स्पेशल फंक्शन होगा, बाकी छोटे किसी काम के नहीं। नेक्स्ट, ये इंट्रोड्यूस करते हैं ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, एग्जैक्टली, ठीक है, सिविल सर्विस के लिए आए हैं, ओके। और इंडियन सिविल सर्विस जो कमेटी है वो 1854 की बात है, 1854 पे लेके चलते हैं, 1854, ठीक है। इसके बारे में लिखवा दूंगा सर, मैंने लिखा है नहीं। 1853 से 1922 तक वो लंदन में हुआ करती थी, चलो मैं लिख देता हूँ। 1854 से फिर आगे, सॉरी नहीं, 1853 से लिख देते हैं। 1853 से 1922 तक ये लंदन में हुआ करती थी, ठीक है। और फिर 1923 से ये इंडिया में होने लगी थी। क्या क्या थी ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? डेफिनेटली ये आईसीएस के एग्जाम हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस के बाद, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज कंपनी रूल, ब्रिटिश क्राउन में आया और ये बोला गया, मतलब ये चीज श्योर हो चुकी है कि ये बोला गया था कि अब हम कभी भी चाहें कंपनी का रूल जो है वो हम वॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, हमारा जब मन करेगा तब, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अगर तुम करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं, और नेक्स्ट क्या था, पैराडाइम आया था कि, ठीक है, दो तीन चीजें और बताता हूँ मैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को टर्मिनेट कर दिया, कुछ टर्मिनेट हो गए, 6 मेंबर टर्मिनेट हो गए, 24 से 18 हो गए, ठीक है। और जो भी लॉ बनाएगी वो कौन बनाएगी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, उसमें टोटल 12 मेंबर हो गए थे, 6 को नया ऐड कर दिया गया था, ठीक है। और पहला मेंबर जो क्वालिफाई करता है किसको, इंडियन सिविल सर्विस को, वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। और जो पहला मेंबर है जो ज्वाइन करता है एज अ आईसीएस ऑफिसर, वो होता है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो याद रखना। और एग्जामिनेशन के, आईसीएस की एग्जामिनेशन को कराने के लिए जो आईसीएस की एग्जामिनेशन है 1853 के डलहौजी को जाता है, ठीक है। मैकेले कमेटी 1853 मैकेले लॉ ऑफिसर किया जाता है 1833 के एक्ट के अंतर्गत। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और आज हमने कंपनी रूल को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे क्राउन रूल को खत्म करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आई होप तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई हो, कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, कुछ नया अगर ऐड हुआ है तुम्हारे हिसाब से जो मैंने अपने नोट्स में ऐड नहीं किया है, बहुत पुराना है, ठीक है, पुराना भी नहीं है, नया ही है डेफिनेटली। तो जो चीज़ नहीं ऐड हुई है वो तुम यहाँ पर लाके मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो, और जो चीज़ मैंने पूछी है वो बताना मत भूलना, ठीक है। और गिव मी अ सजेशन, हाउ कुड आई मेक इट प्रॉपर, हाउ कुड आई मेक इट मोर इंटरेक्टिव, ठीक है। लाइव तो मैं नहीं जा सकता बिकॉज लाइव जाने में थोड़ी पड़ती है, बट ठीक है, लाइव भी जा सकता है, सो या एंजॉय एंड हैव अ नाइस डे।